Let us go for the problem number 10. A bulb marked 60 watt, 60 volt is connected in series with a chalk to a 220 volt, 50 hertz AC supply. एक बल्ब को हमने चौक के साथ लगाया है और ये कॉम्बिनेशन हम लोगों ने लगाई हुई है एसी के साथ, ठीक है। एंड दिस बल्ब इज फाउंड टू ऑपरेट अंडर नॉर्मल वोल्टेज। अब इस केस में ये बल्ब नॉर्मली ग्लो कर रहा है। देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द इंडक्टेंस ऑफ द चौक। तो हमें इस चौक के इंडक्टेंस की वैल्यू पता करनी है। सो बेसिकली सवाल क्या क्या है हम लोग देखते हैं और थोड़ा बहुत आराम से समझने की कोशिश करेंगे कि भाई इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए। सो first of all, I'm going to find the given data. What are the given terms we have here? First, this bulb is having some manufacturing values, no, basic values जिसे हम बोलते हैं, and those values. इस बल्ब को हमने जब मैन्युफैक्चर किया है तो डीसी पे मैन्युफैक्चरिंग होता है, कोई भी बल्ब पे एक फिक्स वोल्टेज एंड फिक्स पावर पे मैन्युफैक्चरिंग होगी। सो फॉर डीसी बात करते हैं हम लोग। फॉर डीसी कोई भी बल्ब हम लोग डीसी के वैल्यूज को या फिक्स वैल्यूज को लेके ही मैन्युफैक्चर करते हैं, जिससे हम उसका रेजिस्टेंस पता कर सकते हैं, उसका नॉर्मली ऑपरेट करने के लिए कितना करंट खर्च हो रहा है वो भी यहाँ पे पता कर सकते हैं। आओ बता देता हूँ। सो नाउ हियर यू जस्ट लुक हियर फॉर डीसी दैट इज पावर ऑफ द बल्ब इज हाउ मच, रेटेड पावर ऑफ द बल्ब, हम इसको बोलते हैं रेटेड पावर। रेटेड पावर ऑफ द बल्ब इज फाउंड 60 वैट। इसका जो रेटिंग है पावर का 60 वैट है। एंड ऑपरेटिंग वोल्टेज फॉर नॉर्मल ग्लो इज हाउ मच हियर, 60 डीसी वोल्ट है। फाइन सर, अच्छी बात है। एंड इसको हम लोगों ने यहाँ पर कॉइल के साथ कनेक्ट कर दिया है, चौक के साथ। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ, कैसे, ये रहा कॉइल इंडक्टेंस और इस इंडक्टेंस के पास कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी होना चाहिए। तो ये बेसिकली इस तरीके का सर्किट मैं बना सकता हूँ यहाँ से। देखो, सो 220 वोल्ट दैट इज 50 हर्ट्ज। ये बल्ब तुम मान के चलो ये बल्ब है, ठीक है। ओके, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल? डोंट नो सर, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। वो भी नहीं दिया है। ओ बहुत भारी। अच्छा है सर, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देख सकते हैं हम लोग। एल भी नहीं दिया, आर भी नहीं दिया, तो हमको एल निकालना है। चलो बात करते हैं। So when we talk about this for DC marking here, no, so power formula is what? P is equals to V into I. Sir, why you are going to do this P is equals to V into I? Means, see, at rated power of 60 watt, it has a normal voltage, operating voltage is 60 volt. Then this bulb might be consumed some current, no? इसके रेटिंग वैल्यूज पे इसने कुछ ना कुछ करंट खाया होगा नॉर्मली ग्लो करने के लिए, या ले रहा होगा। सो हाउ मच करंट इट इज नीडेड और हाउ मच करंट इट इज consumed means I can say I is equals to, I can write P by V. So power is how much? 60 watt and voltage is how much? 60 volt. So basically I got 1 ampere of current it might be consumed. तो नॉर्मली ग्लो करने के लिए बल्ब जो है 1 एम्पियर इतना करंट ले रहा है। अच्छा सर, अब ये जो बल्ब है या जो कॉइल है, ये चौक है, इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी होगा ना? हाँ, ऑब्वियसली होगा सर। सो नाउ फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ दैट चौक। नाउ फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ दैट चौक। यही बात कर रहे हैं हम लोग, ये वाला फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ दैट चौक। सो बेसिकली V is equals to, I can write I into R. Let me go for that. R is equals to V by I. What is the value of voltage? 60 volt and current is 1 ampere. So I got R is equals to 60 ohm. You just remember one thing, the value of R is same for alternating current as well as direct current, and current consumption of this bulb also same for AC as well as DC। चाहे AC लगाओ तुम DC लगाओ, बल्ब बोलेगा कि यार मुझे तो 1 एम्पियर का करंट चाहिए चाहिए, बिना 1 एम्पियर के मैं नॉर्मली ग्लो नहीं करूंगा, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द DC conditions. Now for AC, now this setup, ये तो मैन्युफैक्चरिंग हो गया ना सभी, पूरी मैन्युफैक्चरिंग टर्म्स हो गए। इज ऑल आर द मैन्युफैक्चरिंग टर्म्स बेटा, नो। when we thought to prepare the bulb or we thought to design a bulb, no, these things we have taken under consideration. What are the things I have?
I have made the power 60 watt. I chosen the operating voltage 60 volt, and in that case that bulb has to consume a current of 1 ampere to what means glow normally, and resistance of that chalk is how much, 60 ohm. So these things I have made constant now. Now this bulb, when bulb is connecting to AC, now this combination is connected to AC here. This whole apparatus is connected to AC. Now what we are have the values means VRMS is equals to 220 volt comma 50 hertz, and when you just look here, frequency of that AC is how much, it is 50 hertz, and IRMS, या मैंने अभी कहा है, चाहे एसी वोल्टेज दो डीसी वोल्टेज दो, करंट तो उसको नॉर्मली ग्लो करने के लिए 1 एम्पियर का लगने वाला है, और उसका रेजिस्टेंस तो एसी डीसी पे कभी भी डिपेंड करता ही नहीं है, 60 ओम. Now in that case inductance of this filament or inductance of this coil is, I have given the formula or previous in previous numerical, I might be derived, no, you just check that. Inductance of this filament, inductance of this filament, I have a ready-made formula. L is equals to, if you remembered in the last numerical problem, if you not seen means once go to the lecture number 3 and check out there. So VRMS upon IRMS whole square minus of R square. You just put all the values, whatever whatever the values are available for us from this data. VRMS is 220 by IRMS is 1 whole square minus 60 whole square. So I got here by solving this one, the value of L is, that is what means 0.67 Henry. So I hope you guys understood this method now. Thank you. Problem number 11. An arc lamp requires 20 ampere of current when it is connected to a 120 volt of DC supply. Okay, this is what the DC marking of this arc lamp. If the same lamp is going to connect with the AC, if the same lamp has to be used to an AC source of 220 volt, 50 hertz, then we requires to connect a capacitor to correct that power factor, and to maintain a high pulsating voltage we uses capacitor here in arc lamp. आर्क लैंप में हम लोग कैपेसिटर यूज करते हैं ताकि वो हाई वोल्टेज पल्स मेंटेन रहे और पावर फैक्टर करेक्शन करता रहे, इसलिए तो हमें जब इस आर्क लैंप में कैपेसिटर यूज किया है, हमें पता करना है उस कैपेसिटर की वैल्यू क्या होगी. दैट मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज विद दैट लैंप इन ऑर्डर टू मेंटेन द सेम करेंट. तो जैसे ही हम लोग ये आर्क लैंप को एसी सोर्स को कनेक्ट करते हैं, तो उसी टाइम हम लोग एक कैपेसिटर भी यहाँ पे कनेक्ट करते हैं. तो हमें पूछा गया है उस कैपेसिटर की वैल्यू क्या है. फिर से एक बार बोलता हूँ मैं, दिया क्या है हमारे पास एक बेसिकली आर्क लैंप है, ठीक है सर. उस आर्क लैंप के पास कुछ रेजिस्टेंस होगा, फाइन सर, और उस आर्क लैंप के पास कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, उसको हम बोलते हैं आर रेजिस्टेंस होगा. यहाँ पे इसके साथ हम एक कैपेसिटर लगाते हैं ताकि इसका जो पावर फैक्टर वो भी करेक्शन हो जाए, और साथ ही साथ हमें हाई पल्सेटिंग वोल्टेज भी मिलता रहे, मतलब फिक्स वोल्टेज मिलता रहे. और ये जो आर्क लैंप है हम लोगों ने कनेक्ट की हुई है एसी के साथ. So this is what. Now he is asking you to find the value of C. In the last problem you have seen that R also not given, C and L also not given. Similar kind of question is given here. सिमिलर प्रॉब्लम ही हमारे पास अवेलेबल है. यहाँ पे भी R पता नहीं है और यहाँ पे C भी पता नहीं है. तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसा करेंगे, आओ बात करते हैं इसके बारे में. सी फॉर डीसी मार्किंग, एक हम लोगों ने जब बल्ब बनाया था तो एक मार्किंग की हुई है फॉर डीसी मैन्युफैक्चरिंग के लिए. फॉर डीसी वोल्टेज पे सब कुछ बातें होते हैं, ये फिक्स वोल्टेज या फिक्स करंट पर. सो इन दैट केस व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग करंट, और नॉर्मल ग्लो करने के लिए कितना करंट का रिक्वायरमेंट है उसको, 20 एम्पियर का. ठीक है सर, 20 एम्पियर लेते हैं अपन लोग. एंड व्हाट इज नॉर्मल वोल्टेज हियर, at what operating voltage we have manufactured that bulb means 120 वोल्टेज पे हमने इसको बनाया हुआ है. तो अब इस आर्क लैम्प के पास कुछ ना कुछ ये रेजिस्टेंस होगा, ऑब्वियसली होगा. सो आई कैन से दैट नाउ रेजिस्टेंस ऑफ दैट arc lamp, resistance of that arc lamp is, I can say R is equals to voltage by current from the given data.
voltage is 120 and current is 20 एम्पियर. सो बेसिकली इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा 6 ओहम का हमारे पास होना चाहिए. नाउ भी पूछ क्या रहा है साला, हमें पूछ रहा है सी का वैल्यू. अब सी का वैल्यू होना तो हमारे पास फार्मूला है एक्स इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय 2 पाई एफ इंटू सी. अब उसके लिए हमें तो एक्स ही चाहिए होगा, तो आई इज इक्वल्स टू हम लोग क्या लिखते हैं, सॉरी v इज इक्वल्स टू हम लिखते हैं आई इंटू एक्स, एक्स सी लिख देते हैं यहाँ पर. तो हमें आई तो पता है सर. अभी v निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है v इज इक्वल्स टू वी आर स्क्वायर प्लस वी एक्स वी सी स्क्वायर. इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, लेकिन मेरा मेथड थोड़ा अलग है इसको निकालने का. नो आई एम यूजिंग अ डिफरेंट मेथड. हाउ मीन्स सी. सर बेसिकली आई वांट टू फाइंड दैट वैल्यू ऑफ सी. So what I'm going to do here means main current formula is there, IRMS is equals to VRMS by Z होता है ना main current formula. What is the value of Z means VRMS divided by Z is equals to under root of R square plus XC square. Squaring on both sides. Okay fine sir. या तो आपको इसको लेफ्ट में लेके जाओ, then I can write here R square is R square plus XC square, ये अंडर रूट रहेगा which is equals to VRMS by IRMS. Squaring on both sides and then XC square is equals to I can say VRMS by IRMS whole square minus R square. In this way I can write here. हाँ, ये जो स्क्वायर है इस तरह भेजेंगे तो यहाँ पे रूट आ जाएगा एंड एक्स की वैल्यू वी नो सर दैट इज व्हाट मींस that is 1 divided by 2 pi f into c, which is equals to under root of VRMS by IRMS whole square minus R square. From here you take the c to the RHS side and this whole term to the left hand side to the denominators. So finally I get the formula from this. What is that means? I'm writing here. Finally that value of c is equals to I got 1 divided by 2 pi f 2 pi f. It is 1 divided by under root of VRMS divided by IRMS whole square minus of R square. तो ये फार्मूला अवेलेबल है. अब इसकी वैल्यूज हम लोग पुट कर लेते हैं यहाँ पर. 1 डिवाइड बाय 2 पाई मतलब 3.14. अरे चिच्ची कितना गंदा लिखते हो मास्टर. 2 इंटू 3.14 इंटू एफ इज 50 हर्ट्ज दिया हुआ है. चलो 50 हर्ट्ज. अब इंटू ये जो हमारे पास रूट में वैल्यूज है वो भी रख देते हैं. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VRMS हियर 220 वोल्ट बाय IRMS is 20 whole square minus 6 whole square. No, you just solve this one, you will get final result. I got approximately 345 microfarad. So I got approximately 345 microfarad. तो थोड़ा इस तरीके से. Let us go for the problem number 12. A coil of inductance 0.5 Henry and resistance 100 ohm is connected to 240 volt 50 hertz AC supply. Then first question he is asking us to find what is the maximum current in the circuit, and second is what is the time lag between voltage maximum and current maximum. तो आओ हम इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं. पहले दिया क्या है एक बार नोट डाउन कर लेते हैं यहाँ पर. What are the given terms? Given there is one coil of inductance is how much? It is 0.50 Henry. Okay fine sir. 0.50 Henry, fine. And resistance of that coil is 100 ohm. Okay sir. Which is connected to a source of AC. VRMS is equals to 240 volt. It's fine sir. चलो ठीक है, दिया तो दिया, अब क्या कर सकते हैं इसको हम और तुम तो बदल नहीं सकते हैं. And frequency of this AC is how much means 50 hertz. I'm going to draw this diagram here. There is one inductor and is having some resistance. Both there is one separately resistor. Both are connected in series here in this way. So this is L and is what R. What is asking? First question is maximum current. तो आओ analysis करते हैं फिर से एक बार.
मैंने बार बार बोला है, यहाँ पे हमको रिवर्स तरीके से सोचना है, उल्टा सोचना है थोड़ा बहुत। वी आर लुकिंग फॉर फर्स्ट इज, सेकेंड इज व्हाट इज द टाइम लैग बिटवीन टाइम, टाइम पूछा है ना। सो फेज एंगल इज इक्वल्स टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी इनटू टाइम, ये फार्मूला यहाँ से यूज कर रहा हूँ मैं। phase difference is equals to angle is equals to angular velocity into time. Okay, and to know the time, I can say phi by omega. चलो सर, अब ओमेगा तो हमें पता होता है कि phi by omega का तो मतलब ऑलरेडी पता होता है 2 pi f। अब फेज निकालना होगा हमको, phi निकालना होगा, तो phi के लिए फार्मूला है हमारे पास tan phi is equals to, इंडक्टर है तो एक्सएल बाय ओनली आर आ जाएगा, tan phi। ठीक है, अब हमको यहाँ से क्या निकालना होगा, एक्सएल निकालना होगा। सो एक्सएल इज इक्वल्स टू 2 pi f इंटू एल होगा। सो ये रहा एक टर्म, तो यहाँ पे आ जाएगा कि टाइम कैसे निकालना है। और अभी हम लोगों को मैक्सिमम करंट बोल रहा है ना, ये वाला पार्ट। तो मैक्सिमम करंट के लिए फार्मूला क्या है, आई नॉट इज इक्वल्स टू, अवेलेबल फार्मूला इज व्हाट, आई आर एम एस इंटू √2। you guys know very well IRMS is easily calculated as VRMS by Z। तो अभी यहाँ पे Z निकालना पड़ेगा। सो अगेन Z इज इक्वल्स टू व्हाट आई कैन से फॉर हियर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल होल स्क्वायर। तो एक्सएल तो हमने निकाला ही हुआ है, फार्मूला पता है हम लोगों को। तो ये पूरा एनालिसिस रहेगा इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का। तो जितने भी कोशिश होगी इसको सॉल्व करने की, इसी के मेथड के ऊपर करने वाला। देखो, पहला स्टेप तो होगा मेरे पास मैक्सिमम करंट का कैलकुलेशन। फर्स्ट इज मैक्सिमम करंट इन द सर्किट, maximum current in the circuit. So when I talk about maximum current, I naught is equals to IRMS by Z होना ना, I know। So पहले मैं Z निकालने के लिए क्या करता हूँ, XL is equals to 2 pi f into L। 2 pi f की वैल्यू मैंने रट्टा मार के रखी हुई है, रट्टा मतलब मैंने मुझे याद किया हुआ है, that is what 0.5। तो इसका एग्जैक्टली आधा आ जाएगा 157। सो XL वैल्यू इज इक्वल्स टू नियर अबाउट 157 ohm। Fine, sir. Once you got the inductive reactance, then let us find its impedance. Impedance of the circuit, that is Z is equals to under root of R square plus XL square. Now put the values and get the answer. R values is how much here? Here is how much? 100. Okay, 100 का square plus XL value 157 का whole square। And after solving, I got the value of Z is here approximately 186.1 ohm। तो ये रहा Z का वैल्यू। ठीक है सर, once you got the Z means let us find मेन करंट। मेन करंट या हम जिसे IRMS करंट के भी नाम से जानते हैं, IRMS is equals to VRMS by Z। What is the value of VRMS? It is 240 divided by Z is 186.1। So approximately I got IRMS value here near about 1.289, 1.3 ampere is the IRMS current। Now peak current, I naught is equals to IRMS into √2। IRMS is 1.289 into √2। So finally I naught value I got from this one is 1.81 value, 1.81 ampere। So this is the first solution और फर्स्ट पार्ट। अभी आओ दूसरे पार्ट के बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि हमको फेज भी निकालना है, सॉरी टाइम लैग निकालना है। सो टाइम लैग कैसा निकालेंगे सर, तो उसके तो फेज डिफरेंस पता करना पड़ेगा। सेकेंड कैलकुलेशन, सॉरी ये क्या रहा है मास्टर, सेकेंड कैलकुलेशन की तरफ जा रहा हूं मैं। यहाँ पर tan phi इज इक्वल्स टू टाइम लैग निकालने के लिए एक्सएल अपॉन आर वैल्यू रहेगी। सो tan phi इज इक्वल्स टू, आई गॉट अप्रोक्सीमेटली एक्सएल का वैल्यू कितना है यार, 157 डिवाइड बाय 100, यानी कि यहाँ पर 1.57 आ जाएगा tan phi। अब बच्चे यहाँ बहुत तकलीफ खाते हैं यार, उनको बहुत मुश्किल होती है ये वैल्यूज कैसे निकालेंगे। tan के लिए मेरे पास एक आइडिया है बेटा। देखो मैं कैसे करता हूँ ना, अभी मुझे tan 60 की वैल्यू पता है।
1.7 इज इक्वल्स टू tan 60 डिग्री है। tan 60 की वैल्यू अगर 1.7 है, इसके नज़दीक में है ना ये वैल्यू, इसलिए ले रहा हूँ, तो 1.57 के लिए कितना डिग्री आएगा, बेसिक कैलकुलेशन करके दे रहा हूँ मैं। 60 के लिए अगर हमारे पास 1.7 वैल्यू है, तो कितने डिग्री के लिए हमारे पास 1.57 होगा, रफली ले रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे साइड में करके देखता हूँ, 60 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाय 1.7 विच इज अप्रोक्सीमेटली 55 डिग्री। तो इसका फेज कितना आ रहा है मेरे पास, 55 डिग्री आ रहा है। सो देयरफॉर नाउ आई कैन से टाइम ऑफ लैग इज इक्वल्स टू फाई बाय ओमेगा। फाई तो मेरे पास डिग्री में दिया, मैं इसको रेडियन में कन्वर्ट कर देता हूँ। 55 इंटू डिग्री टू रेडियन के लिए हम लोग क्या करते हैं, पाई बाय 180 से शायद मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड होल डिवाइड बाय दिस इज व्हाट 2 पाई एफ। बस कुछ नहीं, अब टाइम पास करना है। टाइम टी इज इक्वल्स टू 55 इंटू 3.14 डिवाइड बाय 180 इंटू 2 इंटू 3.14 सॉरी 3.14 इंटू 50। सो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें अप्रोक्सीमेटली मिलेगा 172.7 होल डिवाइड बाय 180 इंटू दिस 314, ये 2 पाई ऑफ का वैल्यू मैंने रट्टा मार के रखा हुआ। सो टी इज इक्वल्स टू आई गॉट नियरली 172.7 डिवाइड बाय, ये मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास वैल्यू आई है 562.520 एंड फाइनली 0.00305, ये कुछ वैल्यू आ रही है। तो हमारे पास जब टी की वैल्यू हम बात करेंगे, सो 3 इंटू 10 पावर ऑफ माइनस 3 सेकेंड, तो 3 मिली सेकेंड इज द फाइनल आंसर। सो हमारे पास आ रहा है 3 मिली सेकेंड, 3 मिली सेकेंड इज द टाइम लैग बिटवीन मैक्सिमम वोल्टेज एंड मैक्सिमम। तो चलो और एक सिमिलर प्रॉब्लम यहाँ पे करते हैं। 100 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर is in series with 40 ohm resistance and is connected to a 110 volt and 60 hertz supply. Then in that case find maximum current in the circuit and what is the time lag between current maximum and voltage maximum। तो हमारे पास दिया क्या है बेसिकली, देखो एक बार हम लोग पहले एक बार डेटा लिख देते हैं। so what is the given here, there is one capacitor of capacitance how much 100 microfarad यानी कि 10 power of minus 4 farad it is, okay, and is in series with the resistance R is equals to 40 ohm which is connected to a VRMS voltage, that is what 110 volt, and the frequency of this AC is how much means 60 hertz। so diagrammatically अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये जो कैपेसिटर है इसको एक रजिस्टर लगाया गया है, और ये जो भी चीज़ है यहाँ पे प्योर AC सोर्स को हम लोगों ने कनेक्ट की है। दिस इज व्हाट C एंड R, इट इज VRMS फ्रीक्वेंसी। अब एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, प्रॉब्लम में करना क्या है, लेट अस फाइंड इट नाउ। लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल go to the analysis of this numerical problem। फर्स्ट इज व्हाट मैक्सिमम करंट, फिर से वही घिसी पिटी कहानी। सर मैक्सिमम करंट का फार्मूला हमारे पास क्या है, मैक्सिमम करंट इज इक्वल्स टू IRMS इंटू √2। अब IRMS पता है क्या, नहीं पता है, तो IRMS का हमारे पास फार्मूला क्या है, IRMS बराबर है VRMS बाय Z। सर Z पता है क्या, नहीं पता है, तो Z का फार्मूला क्या है, Z इज इक्वल्स टू इस केस में क्या होगा R स्क्वायर प्लस सिर्फ कैपेसिटर ही है तो XC स्क्वायर। XC की वैल्यू पता है क्या, नहीं पता है, तो XC इज इक्वल्स टू व्हाट आई कैन राइट फॉर हियर 1 डिवाइड बाय 2 पाई F इंटू C। तो ये हुआ फर्स्ट क्वेश्चन का एनालिसिस। तो इतना बन रहा है कि सर ये सभी चीज़ें हमें रिवर्स ऑर्डर में लेके जानी है, ठीक है सर। अब दूसरा सवाल क्या पूछा है हमको, दूसरा सेकेंड एनालिसिस हम बात करते हैं। यहाँ पर सेकेंड पार्ट का एनालिसिस करके दे रहा हूँ मैं, सेकेंड पार्ट, ओके फाइन। रफ में करके दे रहा हूँ मैं आपको, ये जस्ट न्यूमेरिकल में लिखने की जरूरत नहीं, रफ में तुम खुद से लिखना, और ये क्या करना है कैसे जाना है। तो मैं पहला स्टेप ये लूंगा, उसके बाद ये फाइंड करूंगा, फिर ये फाइंड करूंगा, मुझे आई नॉट खुद ब खुद मिल जाएगा। टाइम लैग यानी कि फाई इज इक्वल्स टू हम लोग लिखते हैं ओमेगा इंटू टाइम, फेज
Okay, phi is equals to omega into t. T is equals to basically I can write here phi by omega. अब यहाँ पे सर ओमेगा का तो वैल्यू मुझे पता है 2 पाई एफ होता है, तो फेज का वैल्यू क्या होगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ tan ऑफ फाई। मतलब यार मैं एक काम करता हूँ ना, यहाँ पे इतना इतना घटिया क्यों बनाएंगे हम लोग। यहाँ पे तो फिलहाल मैं फाई लिख देता हूँ, फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे फाई लिख देता हूँ। बट अब फाई निकालना कैसा है, फाई निकालने का तरीका है tan फाई इज इक्वल्स टू इज एक्स सी बाय आर। एक्स सी तो हमको ऑलरेडी ऊपर यहाँ पे मालूम ही हो चुका है। तो इस तरीके से फेज निकालेंगे, फेज के बाद हमें ये भी रिजल्ट मिल जाएगा यहाँ से। चलो इसको एक बार थोड़ा साइड में लगा देते हैं यहाँ पर। जी सर कितना गंदा लिखे हो। तो ये जो भी है हमारे आंखों के सामने रहेगा कि ये सभी एनालिसिस हमको करना है पार्ट 1 पार्ट 2 में। सो आई एम गोइंग टू फर्स्ट गो फॉर द पार्ट नंबर 1। सी फर्स्ट इज आई एम फाइंडिंग मैक्सिमम करंट। मैं यहाँ पे मैक्सिमम करंट निकालने वाला हूँ। हो मैक्सिमम करंट निकालना है मास्टर। तो पहले मैं निकालूंगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस, रिवर्स ऑर्डर में निकल रहा हूँ मैं। तो कैपेसिटेंस सॉरी कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात आ रही है, दैट इज एक्स सी इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 2 पाई एफ इंटू सी। उठाओ कैलकुलेटर, देखो क्या क्या आते हैं रिजल्ट्स हमारे पास। 1 डिवाइड बाय 2 इंटू 3.14। यार मैं क्या बता दूं, 2 पाई एफ सी की तो वैल्यू में रेडीमेड रखी हुई है ना यार। फिर भी ना आप लोग एक काम कर दो, क्या मतलब लिख दो 2 इंटू 3.14 इंटू 60। सॉरी 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 माई फॉल्ट। यहाँ पे मैं 2 पाई एफ को मैं डायरेक्टली 318 इंटू 10⁻⁻6 नहीं लिख सकता, क्योंकि वो मैंने जो कांस्टेंट वैल्यू ली थी इट वाज फॉर 50 हर्ट्ज के लिए ली थी। यहाँ पे 60 हर्ट्ज दी गई है, कोई परवाह नहीं है सर। इंटू सी की वैल्यू 10⁻⁻4, यू जस्ट सॉल्व इट, you will get result xc is around I got to 26.5 ओह मुझे जो मिला हुआ है 26.5 मिला है। then impedance of the circuit, then impedance of the circuit, impedance कितना आएगा, z is equals to बोलो रे बाबा, सांग रे बाबा, काय येते आर स्क्वायर प्लस एक्स सी होल स्क्वायर येते सर, ठीक आहे। आता काय कराव that is what means now let us substitute the value of r is 40 whole square plus xc value is 26.5 whole square. ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಈಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, z ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ z ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 47.98 ohm, this much value we are obtaining from। तो ये बात है सर। अब क्या करेंगे सर, अब कुछ नहीं करेंगे बबुआ, अपन लोग फाइंड करेंगे मेन करंट व फाइंड करेंगे वही सब। ओहो हो मेन करंट का फार्मूला क्या है बाबू। मेन करंट का फार्मूला है आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस बाय जेड। ओ ई है हो। तो ई का वैल्यू का रखेंगे भैया, 110 डिवाइड बाय जेड वैल्यू 47.98 आया हुआ है। तो आई आर एम एस का वैल्यू का आएगा, ओए खोतिया का आएगा, आई आर एम एस का वैल्यू आएगा 2.29 एम्पियर मुझे जो मिला है यहाँ पर। अब ये तो आई आर एम एस दे फोर। पीक करंट का आएगा मास्टर, पीक करंट आई नॉट की वैल्यू है आई आर एम एस इंटू √2। आई आर एम एस कितना आया है 2.29 √2, अप्रोक्सीमेटली जो मुझे वैल्यू मिल रही है 3.2 एम्पियर इज द मैक्सिमम करंट। अच्छा अब पार्ट 2 कर लेते हैं सर। आओ आओ आओ, आओ पार्ट 2 बे। टाइम लैग, टाइम लैग पता करते हैं। तो भी टाइम लैग के लिए हमें क्या पता करना पड़ेगा, tan phi इज इक्वल्स टू एक्स सी बाय आर। एक्स सी वैल्यू ಎಷ್ಟದ बेटा, ನೋಡಿ 26.5 ಓಮ್ ಇಷ್ಟದ, ಮತ್ತು ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟದ 40 ಓಮ್ ಅದ ಸರ್। ಇದು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ರಿ, tan phi ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, tan phi 0.6625 ಇಷ್ಟು ಬಂತೆ ಸರ್। ಇದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬಹಳ ಕಠಿಣ ಅದ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಹಿಯರ್। ಸೊ ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ। ಹ್ಯಾಂಗ್ರಿ ಸರ್ ನೋಡ್ಕೊರಿ बेटा।
ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಕೊಡ್ರಿ. ನಾವು ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಸ್, ಇಫ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 0.5773, I got tan 30 value is near about 0.5773. So what is the value of 0.6625? अरे क्या बोल रहा है मास्टर? मास्टर बोल रहा है वेद। ये देख, ध्यान से सुन बेटा, ध्यान से सुन। tan 30 की वैल्यू 0.5773 होती है, तो कितने डिग्री की वैल्यू 0.6625 होगी? बस सिंपल सा कैलकुलेशन बोल रहा हूँ मैं, क्या ऐसा बहुत पहाड़ टूटे जैसे कैलकुलेशन नहीं बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जैसा करते हैं कि 30 इंटू 0.6625 डिवाइडेड बाय 0.5773, जब इसको करेंगे तो हमें इसका जो डिग्री में या जो रिजल्ट मिलेगा इट इज अप्रोक्सीमेटली 34 डिग्री आएगा। अब कुछ नहीं है, हलवा है, प्योर टाइम पास है रे। आओ नाउ, मैंने रफ कैलकुलेशन लिया है, काम करता है इस केस में। सो टाइम लैग इज इक्वल्स टू, basically I'm writing phi by omega. So the value of phi is 34 degree. It is degree is converting by radian, that is what pi by 180 divided by 2 pi into f. Put all this value, 34 into 3.14, 180 into 2 into 3.14 into 60. So finally I got here time t is equals to 0.00157, and it is approximately equals to 1.5 into 10 power of minus 3 second, or I can say the time lag is equals to 1.5 millisecond. So this is the final result.